Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from the fourth unit, of course the second chapter AC, that means alternating current. And our today's topic is AC circuit containing pure inductor, or in other words AC circuit containing non-resistive circuit. That means इंडक्टर क्या होता है, जब हम वायर को इन हेलिकल शेप में रखते हैं राउंड राउंड करके तो वो क्या बन जाता है, इंडक्टर। लेकिन यहाँ पे हम उसमें रेजिस्टेंस नहीं मान के चल रहे, क्योंकि एसी थ्रो प्योर रेजिस्टर हम पढ़ चुके थे, एसी थ्रो प्योर रेजिस्टर और नॉन इंडक्टिव, वहां पे इंडक्टर नहीं मानते थे। तो रेजिस्टेंस में इंडक्टर को रिमूव करने के लिए दो साइड में रैपिंग की जाती है ताकि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को वो कैंसल आउट कर दे, डबल फोल्डेड बोलते हैं उसे। तो इसलिए वहां पे नॉन इंडक्टिव था, यहाँ पे नॉन रेजिस्टिव, किसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी वेरी वेरी नेग्लिजिबल कंपैरेटिवली टू इट्स इंडक्टेंस। तो इसलिए हम यहाँ पे प्योर इंडक्टर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एसी का इफेक्ट क्या होगा अगर हम प्योर इंडक्टर कोइल के थ्रू अगर एसी सप्लाई अटैच कर दे तो या कनेक्ट कर दे। तो यहाँ पे एक मैंने इंडक्टर लिया, ये एक इंडक्टर, और इसके थ्रू मैंने एक एसी सप्लाई को कनेक्ट किया, ये एसी सप्लाई, ठीक है। इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो कितना है, एल। और यहां सप्लाई पे जो हमने कनेक्ट किया है इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि एसी है तो इसकी वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट साइन ओमेगा टी। जो टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इसका मतलब सर्किट क्लोज्ड है, तो जब यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा तो इस सर्किट में सप्लाई तो होगा करंट का, लेकिन वो करंट की वैल्यू होगी कितनी वो बतानी है। तो इसका मतलब हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू मान ली, किसी भी मोमेंट पे जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी आई। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये टर्म्स थी, ये हमने अटैचमेंट किया। लेकिन यहाँ पे अगर देख लें तो जब भी यहाँ पे करंट चेंज होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिंगल कॉइल की जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे, इंडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ जो जनरेट होगा और जो सप्लाई वोल्टेज थी उसके अपोजिट अप्लाई होगा। कि यहाँ पे अगर मैं सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं तो ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा ड्यू टू लेंज लॉ। यहाँ पे अगर ये सप्लाई वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो ये इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब है E इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कोइल इंडक्टर, और ये था सप्लाई वोल्टेज जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। बट हमें अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ पता, फेराडे सेकंड लॉ पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। कि कितनी रैपिड रेट से करंट में चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एल डी आई अपॉन में डी टी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्म्स है, तो इसका मतलब इस ईएमएफ को जो सप्लाई वोल्टेज उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि वोल्टेज चेंज होगा तो इसका मतलब करंट भी चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। उसी का कंपैरिजन करके हमने किया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो लेट ईएमएफ कनेक्टेड इज थ्रू इंडक्टर having inductance L is inductance L is। तो यहाँ पे एक इंडक्टर था जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L था। तो यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट किया, तो आप E भी कह सकते हो या वोल्टेज भी कह सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था। तो यहाँ पे हमने जो अटैचमेंट किया वोल्टेज का वो ये था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये टर्म्स थे।
दूसरी टर्म्स हम मान के चल रहे हैं कि हमें वोल्टेज का तो पता है, लेकिन अगर करंट का पता चल जाए किसी तरीके से तो हम दोनों में एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, और वही हमारा एसी सर्किट में सबसे यूजफुल है कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन, कौन आगे है पीछे है क्या है, सेम चल रहा है। तो हमें ये पता था, वी नो, अभी हमने देखा E इज इक्वल टू कितना था, जो सप्लाई वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू कितनी थी, एल डी आई अपॉन में डी टी। बट हमें वोल्टेज तो पता है कि ये कंटिन्यूसली टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी चेंज होगी, तो इसका मतलब ये चेंज हो रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस हम पढ़ चुके हैं, म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, यानी वो लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसको हमने किसी में भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इसका एल है, वो सेम रहने वाला, क्योंकि हमने जितने नंबर ऑफ टर्न्स थे सेम रखे, एरिया सेम रखा। बट हमें करंट में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे किया, सो डी आई इज इक्वल टू ई था, एल डिवाइड में आ गया, यहां पे मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में, ये टाइम जो था इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। बट वी नो दैट कि ये जो ई है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये ई क्या था, इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस है तो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली अगर चेंज होगा तो इसका मतलब इस करंट में भी चेंज आएगा, क्योंकि डी आई क्या बता रहा है, स्मॉल चेंज। जब हम स्मॉल टाइम लेते हैं कि स्मॉल टाइम में कितना चेंज हुआ, तो इसका मतलब करंट में चेंज बताएगा। तो मुझे तो टोटल चेंज चाहिए, तो टोटल चेंज के लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पता है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। बट इंटीग्रेशन से पहले मुझे ये पता है कि यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे था डी टी, और अपॉन में कितना हो गया, एल। क्लियर हो गया, यहाँ पे टर्म्स है। अब मुझे इसमें टोटल चेंज चाहिए, तो टोटल चेंज के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या आता है। सो फॉर टोटल चेंज इन करंट ड्यूरिंग वन साइकिल इज, तो टोटल चेंज के लिए क्या था ये, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो बाय इंटीग्रेशन ये टर्म्स, तो डी आई, और यहां पे करेंगे तो ई नोट अपॉन में एल था ही, साइन ओमेगा टी एंड डी, ये टर्म्स। अब यहां पे अगर हम देखें एक सिंपल सी टर्म्स, तो इस इंडक्टर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती, तो अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी करते हैं तो जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल स्मॉल करंट को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, टोटल करंट चेंज किसी भी इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन डी आई का कितना हो जाता है, आई। ई नोट क्या था, मैक्सिमम ईएफ, कि ये जो सप्लाई वोल्टेज हम कनेक्ट कर रहे हैं ये टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो चेंज होगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ही हम क्या बोलते थे, वी नोट या ई नोट। तो ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहूँ मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट थी तो 1 सेकंड पे मैक्सिमम वैल्यू वो भी इतनी थी, 2 सेकंड पे मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम तो उतनी रहेगी, तो इसका मतलब कांस्टेंट है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, रेडियस, लेंथ वगैरह में कोई चेंज नहीं किया, तो सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ई नोट और एल तो क्या आ गए, कांस्टेंट, बाहर आ गए, तो ई नोट और एल बाहर आ गए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कोस, तो यहाँ पे माइनस मैंने बाहर कर दिया, और साइन का जो इंटीग्रेशन था वो माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में क्या आएगा, ओमेगा। क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले साइन का करेंगे कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा, वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ये टर्म्स होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा I इज इक्वल टू माइनस में ई नोट, ओमेगा भी क्या था, कांस्टेंट है, अपॉन में एक्स ओमेगा है, और यहाँ पे क्या आ गया, कोस ओमेगा। अब जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है। हम किसकी रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, करंट की। ये कौन सा है, इंस्टेंटेनियस करंट, जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू चेंज होगी। बट हमें पता है कोस से पहले जो भी टर्म्स होगी दैट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड, करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये तो वोल्टेज है, लेकिन हमें ये पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर का है, तो इसलिए इसको लिख देते हैं एक्स
एल, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हम लिखेंगे ओमेगा एल। इसको आगे जाके डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये ओमेगा एल है, अगर उसको रेजिस्टेंस मान लें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है, ये एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव, इंडक्टर के केस में है इसलिए इंडक्टिव। और रेजिस्टेंस नहीं लिखते, क्या लिखते हैं इसको, रिएक्टेंस। ये क्या हुआ, बेसिकली इसको समझते हैं कि जब हम करंट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ईएमएफ डेवलप कर रहा है, इसका मतलब अपोज ही तो कर रहा है। रेजिस्टेंस में तो हम कह देते हैं कि उसके पाथ में, करंट के पाथ में कितना ऑब्स्ट्रक्शन आया, लेकिन यहाँ पे जब आप करंट में स्ट्रेंथ में कुछ चेंज करते हो तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो इसकी करंट की स्ट्रेंथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ऑब्जेक्शन हुआ, और ये ऑब्जेक्शन किसने करवाया, ये इंडक्टर ने। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। की करंट की स्ट्रेंथ में इंडक्टर ने जो अपोजिशन ऑफर्ड किया, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा। क्योंकि इसको पूरे को मानेंगे रेजिस्टेंस, तभी तो वोल्टेज V अपॉन में R इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो करंट भी कितना आ जाएगा, मैक्सिमम। तो इसलिए हम इस टर्म को क्या लिख देते हैं, आई नोट लिखते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे I इज इक्वल टू तो आ गया माइनस में आई नोट कोस ओमेगा टी। बट अभी भी हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ये वोल्टेज था इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे करंट है इंस्टेंटेनियस। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, और एक और है नेगेटिव। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन आगे कौन पीछे है, तो इस नेगेटिव को भी रिमूव करना है और उस कोस की जगह में क्या लेके आना है, साइन, ताकि हम आसानी से फेज का कंपैरिजन कर सके। फेज क्या होता है, जो साइन या कोस के साथ अटैच होता है आर्ग्यूमेंट, दैट मींस जो एंगल होता है वो हमारा फेज कहलाता है साइन या कोस में। तो एक जगह साइन एक कोस है, तो कंपैरिजन थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, इसलिए मैं उस कोस को भी किस में कन्वर्ट करता हूँ, साइन में, और साथ ही साथ इस नेगेटिव को भी रिमूव करने की कोशिश करता हूँ ताकि आसानी से कंपेयर कर सके। तो हमें एक टर्म्स पता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करूं, क्या था ये, कोस ओमेगा टी। मैंने इसको लिख दिया माइनस में आई नोट तो था ही, और इसको लिख दिया साइन पाई बाई 2। 90 क्या लिख सकते हैं फेज के टर्म्स में, पाई बाई 2 माइनस में ओमेगा टी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो साइन 90 माइनस में थीटा की जगह ओमेगा टी क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी। इसका मतलब सेम टू सेम यही टर्म्स लिखी है, बस मैंने मुझे इस नेगेटिव को भी इग्नोर करना है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो एंगल को रिवर्स करने तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी आपने, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा, यानी साइन बाहर आ जाता है एंगल से। यहां पे भी यही है। मैं इसको पहले रिवर्स करता हूं, तो आपको ये कहे कोई कि साइन 90 माइनस में 10 डिग्री, और एक मैं लिख दूं साइन 10 माइनस में 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये तो उल्टा आएगा, नेगेटिव बनेगा। 90 में से 10 कर रहे हो, ठीक है, 10 में से 90 करोगे तो माइनस 80 आएगा, तो इसका मतलब वही तो माइनस लिखा हमने। तो इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, तो क्या लिख रहे हैं इसको, माइनस में आई नोट, और यहां पे लिखेंगे तो साइन, और यहां पे मैंने लिखा ओमेगा टी माइनस में पाई बाई। अब जैसे ही मैंने इसको रिवर्स करके लिखा तो नेगेटिव बन गई ये क्वांटिटी, साइन माइनस थीटा हो गया, और माइनस बाहर आएगा तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, प्लस। बस ये टर्म्स हमें लिखने। तो इसका मतलब एक इक्वेशन ये बन गई जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक रिलेशन है वोल्टेज की जो हमने अप्लाई किया था, जो हमने सप्लाई दी थी, ई नोट साइन ओमेगा टी थी। यहाँ पे हमने जब करंट देखा इस सर्किट के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, तो करंट क्या है, इक्वेशन I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2। यहाँ पे ई नोट मैक्सिमम वोल्टेज है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है। ओमेगा टी इसका इनिशियल फेज है वोल्टेज का, ओमेगा टी माइनस में, ओमेगा टी में से माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब करंट जो होगा वो पीछे चलेगा। तो इसलिए इंडक्टर में करंट जो है वो हमेशा पीछे चलता है, लैग करता है, और वोल्टेज क्या करता है, लीड करंट से आगे चलेगा। कितना चलेगा, 90 डिग्री, पाई बाई 2। तो इसलिए इंडक्टर अगर सर्किट है तो वहां पे वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलेगा,
और करंट उससे 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो इसलिए करंट को कहते हैं लैग और वोल्टेज को क्या कहते हैं, लीड करना। आगे चल रहा है, लीड कौन करेगा, जो आगे होगा, तो यहाँ पे लीड करता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, करंट और वोल्टेज। वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो उससे फाइंड आउट करते हैं करंट की वैल्यू। अब आगे देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। अब इसका एक फेजर डायग्राम देखते हैं। डेरिवेशन हमें पता चल गया कि करंट की रिलेशन क्या थी। तो यहां पे मैंने वही सेम टर्म्स लिखी कि वोल्टेज हमने कितनी अप्लाई की थी, ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट की रिलेशन क्या आई थी हमारे पास में, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई। और यहाँ पे जब हमने आई नोट रखा था मैक्सिमम या पीक करंट, तो उसकी वैल्यू थी मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन में एक्सएल, ये टर्म्स। और एक्सएल की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा एल। क्लियर हो गया, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो यहाँ पे ये टर्म्स आई थी। तो इन दोनों के बीच में हम फेज रिलेशन यानी फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फेजर डायग्राम मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई जिसको क्या नाम दे दिया गया, फेजर। कि ये जो क्वांटिटी है ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है साइनसॉइडली, इसलिए हमें ये जरूरत पड़ी फेजर की। तो यहाँ पे जब मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं उसका, तो देखेंगे एक बार ध्यान से। अब पहला वोल्टेज का फेजर बनाते हैं कि वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द वेक्टर, एंड ओमेगा टी जो होता है वो फेज होता है, और फेज मतलब एंगल। और एंगल जो मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लेते हो तो पॉजिटिव जैसे एंगल लेते हैं, और क्लॉकवाइज में लेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एंगल फेज कितना है हमारे पास में, ओमेगा टी, और वो कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पे किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। 90 डिग्री तो है नहीं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा कहा ये ई नोट है बेसिकली, और ये एंगल जो बन रहा है ये कितना होगा, ओमेगा टी। और इसका प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करते हैं आप, तो यहां से और यहां तक जो होगा ये क्या कहलाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट। रिजोल्व कर रहे हैं इस वेक्टर को, एंगल नहीं है तो कितना आएगा, साइन ओमेगा टी, जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेके चलता है। क्लियर हो गया, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये तो वोल्टेज का फेजर था। करंट का भी डिजाइन करते हैं कि ये मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो हमेशा पीक वैल्यू होती है। इसका प्रोजेक्शन आप देखोगे वाई एक्सिस पे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही करंट का रिलेशन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई नोट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ई नोट अपॉन में ओमेगा एल, जिसकी वैल्यू लगभग ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब आई नोट जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है ई नोट से, तो इसकी लेंथ जो होगी करंट वाले की वो कम होगी इसकी लेंथ से। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जब हम रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे फेज जो है वो फेज अलग है। ये ओमेगा टी है तो इसका मतलब मैं ओमेगा टी पहले गया पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव था, फिर उसमें से माइनस आया कितना, पाई बाई 2। तो माइनस आएंगे तो किधर आएंगे, ओमेगा टी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस ओमेगा टी से कितना आना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस वाली लाइन से बिल्कुल आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा टी जब तक चले थे एंटी क्लॉकवाइज में तब तक तो ओमेगा टी पॉजिटिव था, तो ओमेगा टी यहीं पे आएगा। इसमें से माइनस हो रहा है फेज कुछ ना कुछ, तो यहां पे मैंने इसको फेज को माइनस किया, और ये वैल्यू कितनी होगी, आई नोट होगी। यहां हम गए इस डायरेक्शन में तो ओमेगा टी, फिर हम वापस आए पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री की। इस ई नोट और आई नोट के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो ये तो था φ1 और ये था φ2। तो अगर आपको फेज डिफरेंस देखना है तो फेज डिफरेंस कैसे देखेंगे, φ2 माइनस में φ1, तो इसका वैल्यू थी ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, और इसमें देखेंगे तो माइनस में ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट, तो कितना फेज आया, नेगेटिव में, पीछे है करंट, तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 आया। तो वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस आएगा इन केस ऑफ इंडक्टर वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये टर्म्स थी।
क्लियर हो गया। तो ये टर्म्स, इसका प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल बचा हुआ है, ये ध्यान से देखना, ओमेगा टी इसमें से 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, ओमेगा टी माइनस में π/2। अगर आप एक्स एक्सिस से लोगे तो ये एंगल करंट का कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2, और अगर इससे लोगे वोल्टेज से तो ओनली 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज जो है वो आगे चल रहा है, कितना, 90 डिग्री, किससे, करंट से, इसलिए कहते हैं वोल्टेज लीड करंट बाय π/2। कितना फेज डिफरेंस है, π/2 से। और यहां पे मैं कह सकता हूं करंट लैग वोल्टेज बाय π/2। या तो आप ये कह सकते हो कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, या ये कह सकते हैं करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे टर्म्स थी। एक और होती है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, यानी वेव फॉर्म की टर्म्स में। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर रिप्रेजेंट करें वोल्टेज और करंट को, तो वोल्टेज का पहले ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो बिल्कुल साइनोसॉइडल है, तो यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया है ये टर्म्स, ठीक है। ये टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा था। जब टाइम की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0 इंस्टेंटेनियस। लेकिन यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो कितनी आती है, साइन माइनस में π/2, तो माइनस आएगा बाहर, साइन π/2 कितना हो जाता है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, -I0 आएगा। जैसे ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इस बार जो करंट का ग्राफ होगा टाइम t=0 पे, तो वोल्टेज तो 0 थी बट करंट मैक्सिमम था, और मैक्सिमम भी कहाँ पे, नेगेटिव में मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 थी, यहाँ पे ये वैल्यू इसकी करंट की क्या होगी, -I0। तो ये ग्राफ जो होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। ये कौन सी वैल्यू है, ये करंट के लिए है ब्लू कलर का, और वो किसके लिए था, वोल्टेज के लिए। अब इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो थी करंट की, ये प्लस में I0 है, ये वोल्टेज की आपको दिख रहा है, वो तो सिंपल था। यहाँ पे देखा जाए तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम था, उस टाइम पे वोल्टेज 0 थी, यानी नेगेटिव से 0 ज्यादा होता है, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। फिर वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गया E0, लेकिन करंट कितना हो गया, 0। फिर करंट जब मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो आगे चल रहा है इस ग्राफ से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा दूं, इसको यहाँ पे कोइंसाइड करवाऊं, तब दोनों का ग्राफ कैसा आएगा, लगभग सेम आएगा। इसका मतलब करंट जो है वो हमेशा 90 डिग्री पीछे चलेगा इन केस ऑफ इंडक्टर। ये हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन था, और इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अभी आगे जैसे ही एक केस और है प्योर कैपेसिटर का, उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंडक्टर ने रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल, ओमेगा 2πν फ्रीक्वेंसीज होती है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। इसको ओमेगा को ओनली क्या लिख सकते हैं, आप पहले पढ़ चुके हो, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2π न्यू के टर्म्स में। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्म्स होती है। ये केस था इंडक्टर का, जिसका हमने फेजर भी रिप्रेजेंट किया और दूसरा हमने वेव फॉर्म भी रिप्रेजेंट किया। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी लगेगा अगर एक बार हाथों हाथ आप इसकी प्रैक्टिस करके देखोगे। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है, एक बार आप रफ नोटबुक में करके देखेंगे इस चीज को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।